द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यानी नाम से समझ आ रहा है भाई कि जो चैप्टर है वो एन फ्रैंक कोई गर्ल है उनकी डायरी पे बेस्ड है। नाउ दिस चैप्टर इज ऑब्वियसली द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, राइट। जो भी एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हो वो एन फ्रैंक की डायरी है, तो लिखा भी किसने है? एन फ्रैंक खुद ने, राइट, क्योंकि उनकी डायरी में से ही कुछ जो है एक्सट्रैक्ट्स जो है हमको यहाँ पर गिवन है। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी नाइस चैप्टर, इट्स अ रियल चैप्टर, ठीक है, यानी जो कुछ भी इसमें लिखा है इट्स ऑल द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ये जो हमारी मेन कैरेक्टर है एन फ्रैंक, शी इज अराउंड, आई थिंक शी वॉज ऑफ 15 ईयर्स कि जब उनकी डेथ हो गई। बिकॉज जो ये जहाँ पे रहती थी वहाँ पर नाजीज का एक तरीके से रूल आ चुका था। नाजीज वर द वन जो कि जूइश पीपल को पसंद नहीं करते थे, दे यूज्ड टू इल ट्रीट देम, ठीक है। तो ये ही जूइश पीपल जो है उनमें कौन आती है? हमारी एन फ्रैंक, क्योंकि एन फ्रैंक भी क्या है? वन ऑफ द जूइश पीपल, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसा होता कि जब नाजीज का रूल आ गया था तो ये लोग क्या करते थे कि जो जूइश पीपल हैं उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इल ट्रीट किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था, वहाँ बंद करके रखा जाता था। सेम चीज़ क्या हुई एन फ्रैंक की फैमिली के साथ भी हुई, इन्हें भी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके रखा गया, ठीक है। वहाँ पर ये लोग जो है बहुत ही बुरी कंडीशंस में थे। और एक दिन क्या हुआ, एन फ्रैंक को जो है एक डायरी उनके बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद थे तो वहाँ पर इनके पास कंप्लीट फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे, बट एक रियल ट्रू फ्रेंड जो होता है जिससे हम हर एक बात शेयर करते हैं, वो ट्रू फ्रेंड इनकी लाइफ में मिसिंग था। ना इनके पास कोई ऐसी स्कूल फ्रेंड थी, ना ही इनका कोई ऐसा कोई सिबलिंग कनेक्शन था कि जिसके साथ ये अपनी सारी बातें शेयर कर पाए। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने अपनी डायरी को ही अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया, उसका नाम रखा किटी, और अपनी हर एक बात जो है वो जो नॉर्मली अपनी फ्रेंड से शेयर करती, वो सारी बातें उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर अपनी डायरी से शेयर की। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स, इल ट्रीटमेंट्स, टॉर्चर, एक एक करके इनकी फैमिली के सारे लोग दे डाइड। और सिर्फ इनकी फैमिली के जो इनके पापा हैं ऑटो फ्रैंक, इनके जो पापा थे वो अकेले सर्वाइवर थे इनके ग्रुप के, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, जब सारे वॉर्स वगैरह खत्म हो गए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाकर वहाँ पर देखूं। तो उन्होंने जब देखा तो उनको अपनी बेटी की डायरी मिली और उनको लगा कि भाई ये जो डायरी है मेरी बेटी की, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, यानी इसमें हर चीज़ मेंशन्ड है जो उस वक्त पूरी जो ग्रुप था, जो लोग थे उस वक्त जो कि टॉर्चर हो रहे थे, जो एन फ्रैंक हैं उनके सारे थॉट्स थे उसमें, वहाँ का सारा सिनेरियो था जो कि रियल था, राइट। तो उस वक्त तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो कोई करता नहीं कि कैमराज लगे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो सॉर्ट ऑफ ये डायरी जो है इट वाज द रिकॉर्ड ऑफ दोज इवेंट्स जो कि उस वक्त इन लोगों ने देखे थे। तो इनके पापा ने डिसाइड किया कि दिस इज अ यूनिक रिकॉर्ड, दिस शुड बी पब्लिश्ड, पीपल शुड नो अबाउट इट, और उन्होंने इसीलिए डिसीजन लिया कि भाई मैं ये डायरी को पब्लिश कराऊंगा, और उन्होंने फिर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इस डायरी को पब्लिश कराया। नाउ ऑल्सो वी कैन गेट दीज डायरीज, जो ओरिजिनल डायरीज है, इट इज देयर इन वन ऑफ द म्यूजियम्स। तो ये सब जो डायरी है एन फ्रैंक की, इसमें जितना भी इनको उन्होंने अपने मेमोरीज के बारे में शेयर किया है, अपने वहाँ पे जो इवेंट्स था, जो उनकी कंडीशंस थी, जो उनकी सोच थी, ये सब कुछ इन्होंने शेयर किया है। अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में भी लिखा है जो उनको याद आता है यहाँ पर रहकर। तो वो कुछ इवेंट्स जो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट ये एक छोटी सी समरी थी कि हमें पता होना चाहिए भाई कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ वी विल जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू आवर चैप्टर विच इज अ स्टोरी अबाउट एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक ने खुद लिखी है ये स्टोरी, तो इनके बारे में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड देन वी विल सी द कंप्लीट चैप्टर। चलिए, so this lesson is an excerpt from diary of a young girl or the diary of एन फ्रैंक, ठीक है। तो ये जो डायरी है ऑफ अ यंग गर्ल, जो ये एन फ्रैंक है, इनकी एक डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इसी में से एक हमको अंश, एक एक्सर्प्ट यहाँ पर दिया गया है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1947। ये क्या थी भाई ये डायरी? ये एक ऑटोबायोग्राफी, राइट, खुद के द्वारा अपने बारे में लिखना, अपनी लाइफ के बारे में लिखना इज ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी, बायो मीन्स व्हाट द लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना। तो खुद के बारे में जब हम कुछ लिखते हैं दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन फ्रैंक जो है वो हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कब पब्लिश हुई थी ऑटोबायोग्राफी? इन 1947। इन दिस
Anne expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. तो जब 13th बर्थडे था एन फ्रैंक का, तो इनको बर्थडे गिफ्ट में एक डायरी मिली थी और उस डायरी में इन्होंने अपने पूरे थॉट्स, अपनी मेमोरीज, अपने इवेंट्स के बारे में मेंशन किया है. She names the diary Kitty और उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा है? Kitty, which she considers as her only true friend, जिसे एन फ्रैंक जो है अपनी इकलौती अकेला ट्रू फ्रेंड कंसिडर करती थी. She mentions about her childhood, her family and a lot other things that she told no one else. और वो सारी बातें जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि कोई एक बेस्ट फ्रेंड होती है उनकी लाइफ में जिसके साथ वो अपने थॉट्स डिस्कस कर पाती, वो सारी बातें जो उन्होंने किसी को नहीं बताई, वो हर बात उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि क्या था, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि है डायरी, जिसका नाम रखा है इन्होंने किटी, तो उस डायरी में इन्होंने वो सारी मेमोरीज जो है मेंशन की है. आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इस डायरी के बारे में पढ़ने के लिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द चैप्टर. सो एनालिस मेरी एन फ्रैंक, ये क्या है इनका कंप्लीट नाम, इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एन फ्रैंक. She was born on 12th of June 1929 and died in about या तो फरवरी या फिर मार्च 1945. अब ये जो है डिटेल आपके चैप्टर में आपको गिवन है, तो आपको हर एक डिटेल को ध्यान से मार्क करके रख लेना है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है कि एन फ्रैंक का कब हुआ था बर्थ? 1929 में 12th of जून को, और उनकी डेथ कब हुई? या तो फरवरी या मार्च, वी कैन नॉट से इट कंप्लीटली, तो फरवरी या मार्च में 1945 में. तो 1929 से 1945 तक अगर हम देखें तो अराउंड 15 इयर्स की एज थी एन फ्रैंक की जब उनकी डेथ हुई. तो ये जो है बर्थ डेट और द डे व्हेन शी अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट अस, ये आपको पता होना चाहिए. और इसमें आपको दिख रहा है कि 15 इयर्स की एज में एन फ्रैंक लॉस्ट हर लाइफ. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family. ये कौन थी? ये जर्मनी में बॉर्न हुई थी. जर्मनी इज अ कंट्री, तो जर्मनी में ये बॉर्न हुई थी और ये है क्या? एक जूइश गर्ल. जूइश हम किसको कहते हैं? पीपल फॉलोइंग जुडाइज्म रिलीजन, यानी कि जो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, कल्चर को फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जूइश पीपल. और एन फ्रैंक भी क्या थी? एक जर्मनी में बॉर्न जूइश गर्ल थी. Who wrote while, कब लिखा है उन्होंने डायरी में? जब वो छुपे हुए थे, while hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त, जब ये जो जर्मन लोग थे, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन यानी ऑक्यूपाई करना, काम की बात नहीं हो रही, यानी किसी चीज पे हक जमाना, तो ये जो है एक तरीके से हक जमा रहे थे नीदरलैंड्स में. तब एम्स्टरडैम में इनकी फैमिली के साथ एन फ्रैंक और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ ये यहाँ हाइड करके रह रहे थे. कहीं ये एम्स्टरडैम में छुप कर रह रहे थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा टॉर्चर बढ़ गया था, और इसीलिए उससे छुपने के लिए ये लोग कहीं एम्स्टरडैम में हाइड करके बैठे थे. और वहीं एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में ये सब बातें लिखी हैं. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. तो जब जो है नाजीज का बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गया था, तो इनकी पूरी फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? एम्स्टरडैम में. क्योंकि जर्मनी में जब बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गया नाजीज का, तो इन लोगों ने सही क्या समझा? एम्स्टरडैम में शिफ्ट होना. बट ये ट्रैप्ड हो गए थे व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. बट ये जो नाजी ऑक्यूपेशन है वो नीदरलैंड्स तक भी चली गई, यानी उनका रूल जो है वो नीदरलैंड्स में तक हो गया, और इस वजह से दे वर ट्रैप्ड. ये भी कहीं ना कहीं उस स्लेवरी का आप बोल सकते हो, वो जो इन लोगों ने इल ट्रीटमेंट करा था उसका पार्ट बन गए थे. बिफोर वी मूव अहेड, यहाँ पर एक फोटोग्राफ गिवन है आपकी बुक में, जिसके नीचे आपको मेंशन है, दिस इज द फोटो एज आई वुड विश. आई मीन्स एन फ्रैंक. यहाँ एन फ्रैंक ने खुद ये फोटो अपनी डायरी में लगाते हुए लिखा है कि ये वो फोटो है जो मैं विश करती हूँ माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. जैसे मैं हमेशा दिखना चाहती हूँ स्माइलिंग, ब्यूटिफुल, इनोसेंट फेस, इसी तरीके से मैं लाइफ टाइम अपने आप को देखना चाहती हूँ. Then I would maybe have a chance to come to हॉलीवुड. और मे बी ये ह्यूमरस वे था या उनका ये ड्रीम था कि वो बोल रही हैं कि अगर मैं ऐसी ही दिखूंगी लाइफ टाइम, तो क्या पता मुझे एक बार हॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस का काम मिल जाए. तो दिस वाज समथिंग व्हिच इज वेरी टची एंड वी कैन कनेक्ट विद इट. शी इज सच अ ब्यूटीफुल इनोसेंट लुकिंग गर्ल, और वो यही सोचती थी कि मैं ऐसी ही दिखूं लाइफ टाइम, सो दैट what if one day I become actress in a Hollywood. क्लियर? चल रही आगे बढ़ते हैं.
एज परसिक्यूशंस का मतलब क्या होता है, इल ट्रीटमेंट। जैसे जैसे इल ट्रीटमेंट बढ़ता गया, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे नाजीज का जूइश पीपल की तरफ इल ट्रीटमेंट, टॉर्चर बढ़ता गया, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। हर डेट हर मंथ अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर गिवन है बुक में, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दीज इन योर आंसर्स, राइट। तो क्या लिखा है कि जैसे जैसे इल ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा था, तो ये लोग जो है, इनकी जो फैमिली है वो कहाँ हाइड कर रहे थे, इन जुलाई 1942 इन लोगों ने छुपना स्टार्ट किया इन हिडन रूम्स। कहाँ पर, जहाँ पर ऐसे रूम्स बने थे जहाँ ये लोग छुप सकते थे, किसी की भी नजर से बच सकते थे, इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। और ये रूम्स कहाँ थे, ये थे एन फ्रैंक के पापा जो हैं, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, ऑटो फ्रैंक। इनके ऑफिस में ये रूम्स बने हुए थे और वहाँ ये लोग हाइड करके रह रहे थे। क्यों? क्योंकि इल ट्रीटमेंट बहुत बढ़ रहा था, जान का खतरा था, तो इन लोगों ने यही सही माना कि लेट्स हाइड इन अ प्लेस जहाँ पर इनको सेफ फील होता है। एंड दे ऑल वेंट, और वो कहाँ छुप गए, ऑफिस बिल्डिंग में। किसकी ऑफिस बिल्डिंग में? एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक की बिल्डिंग में। क्लियर? ऑलराइट। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और 2 साल तक वहीं छुपे हुए थे। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन दैट टाइम, राइट। 2 साल तक एक ही जगह पे वो लोग छुप के रह रहे थे। द ग्रुप वॉज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर क्या हुआ ना, बीट्रेड यानी कि इन पूरे ग्रुप को, जितने भी लोग, एन फ्रैंक, उनकी फैमिली, 4 फ्रेंड्स जो मेंशन किया है, ये सब जहाँ छुपे हुए थे, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो पकड़ा गया और इनको फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जाके रख दिया। नाउ व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप? अ प्लेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डेलिबरेटली इम्प्रिजन्ड इन अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। यानी एक छोटे से एरिया में, एक छोटी सी जगह पे जानबूझ के डेलिबरेटली बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वहां रख देना, उसे हम कहते हैं कि वो जगह कहलाती है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। यहाँ हम वन ऑफ द पिक्चर्स देख सकते हैं जो उस टाइम की है। दिस वाज अ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप जहाँ बहुत सारे लोगों को एक जगह पर बंदी बना के रखा जाता था। और क्योंकि इनका पूरा ग्रुप पकड़ा गया, तो उनको भी वहां कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम जो था वहां पर रख दिया। एंड एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन-बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें, एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें हैं कि वहां पर कहाँ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो हमारी एन फ्रैंक हैं वो अनफॉर्चुनेटली शी डाइड। किससे? शी डाइड ऑफ टाइफस। नाउ व्हाट इज टाइफस? टाइफस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज होती है। तो उस बीमारी की वजह से एन फ्रैंक लॉस्ट हर लाइफ इन बर्गन-बेल्सन। नाउ व्हाट इज बर्गन-बेल्सन? इट इज अ नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप, यानी कि इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम क्या था? बर्गन-बेल्सन। और यहाँ पर एन फ्रैंक जो है वो टाइफस की वजह से अपनी जान गवा बैठी। Within days, now what is within days? यानी कि उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, आपको नाम याद होना चाहिए कि ये जो इनकी सिस्टर है, इनकी डेथ हुई एंड आफ्टर फ्यू डेज फिर एन फ्रैंक की जो है डेथ हो गई। क्लियर? ऑलराइट। हर फादर ऑटो, नाउ एन फ्रैंक के पापा कौन है? ऑटो फ्रैंक। सो हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, ये अकेले सर्वाइवर थे पूरे ग्रुप के, यानी पूरे ग्रुप में सबकी डेथ हो गई, बस उनके पापा ही बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड, और जैसे ही वॉर खत्म हो गया उसके बाद ये जो है एम्स्टरडैम गए। The war ended to find that her diary had been saved, और वो ये देखना चाहते थे कि एन फ्रैंक की डायरी जो है वो अभी भी वहाँ मौजूद है, कि किसी के हाथ लग गई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कि वो वहाँ पर सेफ है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published. But finally उनको वो डायरी वहाँ मिल गई और उनने जो है अपने आप को जब डिस्कस अपने आप से एनालाइज करते हैं अपन, तो वो चीज़ पे फिर वो इस रिजल्ट पे पहुंचे कि डेफिनेटली ये जो डायरी है ये एक यूनिक रिकॉर्ड, एक अलग सा रिकॉर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको पब्लिश करूँ। और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लेट्स पब्लिश इट इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और इसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया, ये ओरिजिनली दूसरी लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको इंग्लिश में पब्लिश कराया गया ताकि हर कोई समझ पाए, और उस डायरी का नाम रखा गया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक पब्लिश्ड, इट वाज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल व्हिच इज अ डायरी ऑफ एन फ्रैंक। क्लियर? ऑलराइट। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry on 1st August 1944. क्या लिखा है कि ये जो डायरी है वो एन फ्रैंक को एज अ 13th बर्थडे गिफ्ट दी गई थी
उनके अंकल ने उनको गिफ्ट किया था। और इस डायरी में क्रॉनिकल्स, नाउ व्हाट आर द क्रॉनिकल्स? क्रॉनिकल्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हो, यानी कि बिल्कुल टाइम टू टाइम एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम कोई इवेंट मेंशन करते हैं, दैट मीन्स क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब इसमें कौन से इवेंट्स हैं? यहाँ पे इस डायरी में एंट्री है फ्रॉम 12 जून 1942 टू 1 अगस्त 1944, यानी ये 2 साल की जो है एंट्रीज इस डायरी में आपको देखने को मिलती है। क्लियर? ऑलराइट। राइटिंग इन